सारी दुनिया है लॉकडाउन में, कोरोना है सबका रोना। डरने वाली बात नहीं है, सावधानी हमको रखनी है। 1 मीटर की दूरी से ही बात है हम सबको करनी है। बच्चों आओ पढ़ो सभी, कोरोना से डरो नहीं। बच्चों आओ पढ़ो सभी, कोरोना से डरो नहीं। पढ़ना लिखना है सबको, आगे बढ़ना है सबको। प्यारे बच्चों, मैं ऋचा वाजपेयी अर्थशास्त्र की इस कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम अर्थशास्त्र में सांख्यिकी इस पुस्तक के पहले अध्याय परिचय का अध्ययन कर रहे थे। परिचय पाठ को हमने 2 भागों में अध्ययन करना था। हम पहले भाग का अध्ययन कर चुके हैं और जिसमें हम लोगों ने अर्थशास्त्र की विभिन्न परिभाषाओं का अध्ययन किया था और अर्थशास्त्र की विषय सामग्री का अध्ययन किया था। अब परिचय पाठ के दूसरे भाग में हम जिन जिन बिंदुओं का अध्ययन करने जा रहे हैं वह है अर्थशास्त्र में सांख्यिकी की आवश्यकता, सांख्यिकी का अर्थ एवं परिभाषाएं, विषय सामग्री, कार्य, महत्व और सीमाएं। बच्चों, अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है और सामाजिक विज्ञान होने के नाते मानव उसके अध्ययन का केंद्र बिंदु है। अब चूंकि मानव उसके अध्ययन का केंद्र बिंदु है, इसलिए अर्थशास्त्र के अध्ययन का मुख्य उद्देश्य इस मनुष्य से संबंधित आर्थिक समस्याओं को हल करना है। मनुष्य से संबंधित आर्थिक समस्याओं को हल करना ही अर्थशास्त्र का मुख्य उद्देश्य है। अब इन आर्थिक समस्याओं के अध्ययन के लिए आवश्यक है कि हम आर्थिक तथ्यों को संख्याओं के रूप में भली भांति जानें। किसी भी समस्या को समझने के लिए आवश्यक है कि हम आर्थिक तथ्यों को संख्याओं के रूप में जानें। इन आर्थिक तथ्यों को क्या कहते हैं? आंकड़े। आर्थिक तथ्यों को क्या कहते हैं? आंकड़े। उदाहरण लेते हैं, जैसे मान लीजिए निर्धनता है। निर्धनता एक हमारे देश की एक प्रमुख समस्या है। ठीक, अगर हम ये कहें कि हमारे देश में निर्धनता की स्थिति बहुत विकट है, या हम ये कहें कि निर्धनता हमारे देश की एक मुख्य समस्या है, मूल समस्या है, तो केवल एक यह वाक्य वास्तव में निर्धनता की व्यापकता को भली भांति बताने में समर्थ नहीं है। तात्पर्य यह है कि अगर हमें ये बताना है कि निर्धनता हमारे देश की एक मूल समस्या है, मुख्य समस्या है, तो इसके लिए हमें एक तथ्य देना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए हमने ये कहा कि हमारे देश के 30 करोड़ लोग निर्धन हैं। अगर हम ये कहें कि हमारे देश के 30 करोड़ लोग निर्धन हैं, तो यह क्या हुआ? तथ्य, या इसको हम कहेंगे आंकड़े, जिससे कि हम अच्छे प्रकार से समझ पाएंगे कि निर्धनता हमारे देश में कितनी अधिक व्यापक या कितनी अधिक गहन है। वास्तव में किसी भी समस्या को जो है जब हम रखते हैं तो उसके बाद हम उसके कारणों की विवेचना करते हैं। जैसे मान लीजिए निर्धनता जो समस्या है उसके अनेक कारण हैं। मान लीजिए अशिक्षा, बेरोजगारी, या मान लीजिए निम्न उत्पादकता, ये निर्धनता के मुख्य कारण हैं। अब इन कारणों की विवेचना करने का उद्देश्य क्या होता है? इन कारणों की विवेचना करने का उद्देश्य होता है ऐसे उपाय खोजना जिनसे निर्धनता दूर की जा सके। और इन उपायों को क्या कहते हैं? इन उपायों को कहते हैं नीति या नीतियाँ। समझे? तो अब हम ये कह सकते हैं कि ये जो नीतियाँ हैं वो हम कब बनाते हैं? जब हमें कारणों को का पता चलता है, और केवल कारणों का ही नहीं पता चलता, उन कारणों से संबंधित आंकड़ों का पता चलता है। तो हम जब निर्धनता से संबंधित, हमें निर्धनता के कारणों से संबंधित आंकड़ों का जब हमें ज्ञान हो जाता है, तभी हम उनके लिए क्या बनाते हैं? नीतियाँ बनाते हैं, यानी कि आर्थिक नीतियों का निर्माण करते हैं। अब मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि आंकड़ों का हमारे अर्थशास्त्र में कितना महत्व है, कि बिना आंकड़ों के हम आर्थिक नीतियों का निर्माण नहीं कर सकते। इसके अलावा
हमारे अर्थशास्त्र के तमाम नियम हैं, चाहे उपभोक्ता के संबंधित नियम हो, चाहे उत्पादन से संबंधित नियम हो, चाहे वितरण से संबंधित नियम हो, उन सभी नियमों का जो सत्यापन है वो आंकड़ों के माध्यम से ही किया गया है। अब हम सांख्यिकी का अर्थ देखते हैं। सांख्यिकी शब्द लैटिन भाषा के शब्द स्टेटस, इटालियन शब्द स्टेटस्टा और जर्मन भाषा के शब्द स्टैटिस्टिक से लिया गया है। इन तीनों ही शब्दों का अर्थ स्टेट अर्थात राज्य से है। सांख्यिकी को अपनी प्रारंभिक अवस्था में राजा का विज्ञान या राज्य विज्ञान कहा जाता था। इसका कारण यह है कि इसका जो स्टैटिस्टिक का जो प्रयोग था या सांख्यिकी का जो प्रयोग था वो शासकगण अपने राज्य के कार्य संचालन के लिए किया करते थे। सांख्यिकी शब्द का मानव ज्ञान की विशिष्ट शाखा के रूप में सबसे पहले प्रयोग 1749 में गॉटफ्रायड ऑकेनवॉल जो कि एक जर्मन विद्वान थे, उन्होंने सांख्यिकी का मानव ज्ञान की एक विशिष्ट शाखा के रूप में प्रयोग किया। इसीलिए इन्हें सांख्यिकी का जनक भी कहा जाता है। सांख्यिकी का अर्थशास्त्र में सबसे पहले प्रयोग करने का जो श्रेय है वो प्रोफेसर जेवेंस को जाता है। WS जेवेंस को सबसे पहले ये श्रेय जाता है कि उन्होंने सांख्यिकी का प्रयोग अर्थशास्त्र में किया। अब हम सांख्यिकी की परिभाषाओं का अध्ययन करने जा रहे हैं। सांख्यिकी स्टैटिस्टिक इस शब्द का प्रयोग दो अर्थों में किया जाता है, एक वचन के रूप में और बहुवचन के रूप में। सबसे पहले हम एक वचन के रूप में सांख्यिकी का अर्थ देख लेते हैं। एक वचन के रूप में सांख्यिकी का अर्थ सांख्यिकी विज्ञान से है। जैसा कि डॉक्टर A.L. बाउले लिखते हैं कि सांख्यिकी गणना का विज्ञान है, उसी प्रकार बाउले ने एक और परिभाषा दी है कि सांख्यिकी को उचित रूप से औसतों का विज्ञान कहा जाता है। वास्तव में जो सांख्यिकी है विज्ञान की ऐसी विशिष्ट शाखा है जिसमें विभिन्न विधियों के द्वारा आंकड़ों के संकलन से लेकर के उनसे निर्वचन अर्थात पूर्वानुमान लगाए जाते हैं। तो ये विभिन्न चरण जिनके द्वारा हम आंकड़ों के संकलन से लेकर के उनका निर्वचन अर्थात पूर्वानुमान लगाते हैं, वे विभिन्न चरण निम्नलिखित हैं। पहला है संकलन, वर्गीकरण, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण और निर्वचन। अब हम इसको एक उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। बच्चों, आप सबसे अच्छी तरीके से अगर सांख्यिकी को समझना चाहते हैं तो आप जनगणना के माध्यम से समझ सकते हो, क्योंकि हम शायद बहुत छोटे से ही जनगणना के माध्यम से सबसे ज़्यादा सांख्यिकी के निकट आते हैं। जब जनगणना होती है तो घर घर जा कर के आंकड़े एकत्र किए जाते हैं और वह हमारे सांख्यिकी का प्रथम चरण है, अर्थात आंकड़ों को एकत्र करना, आंकड़ों का संकलन करना। दूसरा चरण होता है वर्गीकरण। आंकड़ों को एकत्र कर लिया, ठीक। आंकड़ों को एकत्र करने के बाद हम उनका वर्गीकरण करते हैं, जैसे स्त्री पुरुष के आधार पर वर्गीकरण किया, हम शिक्षित अशिक्षित के आधार पर वर्गीकरण किया, हम शहरी और ग्रामीण के आधार पर हम उसका वर्गीकरण करते हैं। तो पहला स्टेप संकलन करने का, फिर दूसरा स्टेप वर्गीकरण करने का। समझते चलिएगा। तीसरा स्टेप क्या होता है कि हमने आंकड़ों को संकलित कर लिया, उनको वर्गीकृत कर लिया, तत्पश्चात हम उनका क्या करेंगे, प्रस्तुतिकरण करेंगे। प्रस्तुतिकरण किस प्रकार करेंगे,
चित्रों के माध्यम से प्रस्तुतिकरण करेंगे, दंड चित्रों के माध्यम से प्रस्तुतिकरण करेंगे, सारणियन के द्वारा प्रस्तुतिकरण करेंगे। जैसे आप लोग क्रिकेट देखते हो तो कई बार होता है ना कि ऐसे बता देते कि इतने अंक इतने इन्होंने रन बनाए, और कई बार चित्रों के माध्यम से भी बताते हैं ना, तो वही वो सांख्यिकी का ही एक रूप है। तो वो प्रस्तुतिकरण हुआ, फिर विश्लेषण, फिर हम माध्यमों के द्वारा, सूचकांकों के द्वारा या विचरण के द्वारा हम उनका विश्लेषण करते हैं, आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं, अर्थात आंकड़े क्या कह रहे हैं वो बताते हैं। तत्पश्चात हम निर्वचन अर्थात पूर्वानुमान लगाते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं कि इन आंकड़ों से क्या निष्कर्ष निकला, यानी कि शहरी जनसंख्या ज़्यादा है या ग्रामीण जनसंख्या ज़्यादा है, या अगर हम एक ज़िले में मान लीजिए अध्ययन कर रहे हैं या एक प्रदेश में अध्ययन कर रहे हैं तो उस आधार पर हम निष्कर्ष निकालते हैं। ठीक, तो ये आपका हो गया एक वचन के रूप में सांख्यिकी। तत्पश्चात हम बहुवचन के रूप में सांख्यिकी का अर्थ देखते हैं। वास्तव में बहुवचन के रूप में सांख्यिकी का मतलब होता है आंकड़ों से, किसी क्षेत्र विशेष से संबंधित आंकड़ों से, चाहे वो राष्ट्रीय आय से संबंधित आंकड़े हों, चाहे वो जनसंख्या से संबंधित आंकड़े हों, चाहे उत्पादन से संबंधित आंकड़े हों, तो उत्पादन में औद्योगिक उत्पादन या कृषि उत्पादन, किसी से संबंधित आंकड़े हों। समंक अनुसंधान के किसी विभाग से संबंधित ऐसे संख्यात्मक विवरण हैं जिन्हें एक दूसरे से के संबंध में व्यक्त किया जा सकता है। डॉक्टर ए.एल. बाउले ने इसको भी परिभाषित किया है। बहुवचन के रूप में सांख्यिकी क्या है? आंकड़े। एक वचन के रूप में सांख्यिकी क्या है? सांख्यिकी विज्ञान। दोनों में डिफरेंस समझते हुए अध्ययन करिएगा। अब बहुवचन के रूप में जिसको हम आंकड़े कहते हैं, आंकड़े, तो उसके रूप में सांख्यिकी के विभिन्न तत्व क्या हैं? सांख्यिकी तथ्यों का समूह है। पहला है सांख्यिकी तथ्यों का समूह है, समूह है तथ्यों का। किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित आंकड़ों को हम कभी भी सांख्यिकी के अंतर्गत अध्ययन नहीं करते। किसी वर्ग विशेष से संबंधित, व्यक्ति विशेष से नहीं, वर्ग विशेष से संबंधित या स्थान विशेष से संबंधित या जो है क्षेत्र विशेष से संबंधित आंकड़ों का अध्ययन हम सांख्यिकी में करते हैं। दूसरा है संख्याओं में व्यक्त। सांख्यिकी संख्याओं में व्यक्त होती है। हम किसी की लंबाई को तो आंकड़ों में सांख्यिकी कह सकते हैं, पर किसी की ईमानदारी को हम सांख्यिकी नहीं कह सकते। हम किसी की आय को तो सांख्यिकी कह सकते हैं, पर हम किसी की विद्वत्ता को सांख्यिकी नहीं कर सकते। हम किसी शिक्षा को तो एक प्रकार से साक्षरता निरक्षरता को तो हम संख्याओं में व्यक्त कर सकते हैं, परंतु हम किसी की बुद्धिमत्ता को संख्याओं में व्यक्त नहीं कर सकते। अर्थात संख्याओं में व्यक्त ही आंकड़े सांख्यिकी के अंतर्गत आते हैं। सांख्यिकी समंक अनेक कारणों से प्रभावित होते हैं। सांख्यिकी के समंक अनेक कारणों से प्रभावित होते हैं। जैसे किसी व्यक्ति की जो आय होती है वो उसकी शिक्षा पर निर्भर करती है, उसकी आयु पर निर्भर करती है, उसके अनुभव पर निर्भर करती है। फिर समंक गणना अथवा अनुमान द्वारा एकत्रित होते हैं। समंक गणना अथवा अनुमान द्वारा एकत्रित होते हैं। क्यों अनुमान और एकत्रित? जब अनुसंधान का क्षेत्र सीमित होता है तो हम उस पूरे अनुसंधान की गणना कर लेते हैं, परंतु जब अनुसंधान का क्षेत्र व्यापक होता है तो हम अनुमान द्वारा भी आंकड़ों का एकत्रीकरण करते हैं। समंकों का एक दूसरे से संबंधित होना। हम हमेशा जो आंकड़े अगर प्रदर्शित करेंगे एक साथ तो वो एक दूसरे से संबंधित होंगे। जैसे एक छोटी सी बात, हम कृषि उत्पादन के साथ वर्षा या वर्षा के साथ कृषि उत्पादन को दिखा सकते हैं, पर वर्षा के साथ हम सीमेंट का उत्पादन कभी नहीं दिखाएंगे, क्योंकि वर्षा का सीमेंट के उत्पादन से कोई सीधा संबंध नहीं। फिर है सुव्यवस्थित संकलन, और ये जो संकलन होता है वो सुव्यवस्थित होता है, जिससे वो भली भांति लोगों को समझ में आ सके। तो बच्चों, ये हो गई एक वचन और बहुवचन के रूप में सांख्यिकी की परिभाषा। अब हम सांख्यिकी की विषय सामग्री का अध्ययन करने जा रहे हैं। वास्तव में सांख्यिकी की विषय सामग्री बहुत व्यापक है। शायद ही ज्ञान का कोई क्षेत्र अब ऐसा बचा हो जो सांख्यिकी से अछूता रहा हो। सांख्यिकी का संबंध आंकड़ों के एकत्रीकरण, प्रस्तुतिकरण तथा विश्लेषण से है। यह आंकड़े भौतिक शास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान या किसी भी क्षेत्र में हो सकते हैं। लगभग हर विषय में सांख्यिकी का प्रयोग किसी न किसी रूप में होता है। ये जो आंकड़े होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं, मात्रात्मक आंकड़े और गुणात्मक आंकड़े। जो आंकड़े होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, मात्रात्मक आंकड़े और गुणात्मक आंकड़े। मात्रात्मक आंकड़े जो मात्राओं से संबंधित होते हैं, अर्थात जिसको हम माप सकते हैं। जैसे आय हम माप सकते हैं, उत्पादन हम माप सकते हैं, मांग और पूर्ति माप सकते हैं। जिन चीज़ों को हम माप सकते हैं वो आंकड़े क्या कहलाएंगे? मात्रात्मक आंकड़े।
और गुणात्मक आंकड़े जो के गुण हैं, जो गुण हैं उनको हम माप नहीं सकते, जो हम अनुभव कर सकते पर देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, उनको हम माप नहीं सकते, उनको आंकड़े क्या कहलाते हैं? गुणात्मक आंकड़े। जैसे किसी की ईमानदारी, किसी की विद्वत्ता, है ना, या किसी का चरित्र, किसी की मित्रता, किसी का प्रेम, ये सब गुण हैं और इन आंकड़ों को हम माप नहीं सकते, इसलिए ये आंकड़े क्या कहलाते हैं? गुणात्मक आंकड़े। यहाँ एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि हमने यहाँ सांख्यिकी विषय सामग्री इस लिहाज से दी है कि वो सभी विषयों में व्याप्त है, इसलिए हमने मात्रात्मक गुणात्मक आंकड़े अलग अलग दिखाएं। अन्यथा हमारे अर्थशास्त्र में अगर हम आंकड़ों की बात करते हैं तो उसका तात्पर्य केवल और केवल मात्रात्मक आंकड़ों से है। अब सांख्यिकी की विषय सामग्री। बच्चों, सांख्यिकी प्रारंभिक अवस्था में राजा का विज्ञान था, राज्य विज्ञान था, और उस समय केवल इसका प्रयोग शासक अपने राज्य संचालन के लिए करते थे। जैसे जैसे लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा और अधिक व्यापक होती जा रही है और राजा के या शासक के या सरकार के कार्यों में जैसे जैसे वृद्धि होती जा रही है, वैसे वैसे सांख्यिकी की विषय सामग्री का भी विस्तार होता जा रहा है। सांख्यिकी की विषय सामग्री को दो भागों में बांटा जाता है, सांख्यिकी विधियां और व्यवहारिक सांख्यिकी। सांख्यिकी विधियां वास्तव में जो समंक होते हैं वो कच्चे माल की तरह होते हैं। जैसे कच्चे माल से निर्मित माल तक पहुंचने में या कच्चे माल को निर्मित माल तक बनने में तमाम प्रविधियों से गुजरना पड़ता है, वैसे ही समंकों को तमाम प्रविधियों से गुजर करके ही वो ऐसे आंकड़ों के रूप में होते हैं जो बोधगम्य हो, जो हमारे अध्ययन में कार्य आ सके। ये विभिन्न प्रविधियां पीछे भी आपको पढ़ा है, एक बार फिर से बता दे रहे हैं। जैसे वो सांख्यिकी विधियां क्या है? संकलन, वर्गीकरण, प्रस्तुतीकरण, विश्लेषण और निर्वचन। ये हैं सांख्यिकी विधियां। ठीक, इन्हीं सांख्यिकी विधियों से गुजर के वास्तव में जो समंक होते हैं वो ऐसे हो पाते हैं जिनको हम अध्ययन में अपने प्रयोग कर सकें। हम संकलन, वर्गीकरण, प्रस्तुतीकरण, विश्लेषण और निर्वचन के द्वारा कैसे आंकड़े व्यक्त किए जाते हैं वो हमको बता चुके हैं कि जैसे पहले जनसंख्या संबंधित आंकड़ों का एकत्रित किया, फिर उन्हें स्त्री पुरुष, शिक्षित अशिक्षित के आधार पर वर्गीकृत किया, प्रस्तुतीकरण किया, चित्रों आरेखों के माध्यम से प्रस्तुत किया, फिर विश्लेषण किया, समांतर माध्य या मध्यिका बहुलक या सूचकांक के आधार पर उसका विश्लेषण किया, तत्पश्चात हम उसका निर्वचन या निष्कर्ष निकालते हैं। ये हो गई सांख्यिकी विधियाँ। अब व्यवहारिक सांख्यिकी। ये सांख्यिकी विधियाँ वास्तव में सैद्धांतिक बात है। इन सैद्धांतिक सांख्यिकी विधियों का व्यवहार में प्रयोग करना ही क्या कहलाता है? व्यवहारिक सांख्यिकी। व्यवहारिक सांख्यिकी के दो भाग हैं, वर्णनात्मक सांख्यिकी और अनुमानित सांख्यिकी। वर्णनात्मक सांख्यिकी जैसे नाम से ही स्पष्ट है, संख्याओं का वर्णन। जब विभिन्न वर्षों के आंकड़ों को इसमें वर्णन किया जाता है, विभिन्न वर्षों के आंकड़ों का इसमें वर्णन किया जाता है, किसी क्षेत्र विशेष संबंधित वर्तमान तथा भूतकाल से संबंधित आंकड़ों का इसमें वर्णन किया जाता है और तत्पश्चात निष्कर्ष निकाले जाते हैं। जैसे मान लीजिए 10 वर्षों के मांग और कीमत से संबंधित आंकड़ों का वर्णन किया गया, तत्पश्चात निष्कर्ष निकाले गए कि कीमत में इस प्रकार के परिवर्तन से मांग में इस प्रकार का परिवर्तन होता है। तो ये जो वर्णनात्मक सांख्यिकी है वास्तव में बहुत ही ऐतिहासिक महत्व की होती है। तत्पश्चात अनुमानित सांख्यिकी। अनुमानित सांख्यिकी से तात्पर्य है कि जब हम समंकों के समस्त समंकों का अध्ययन ना करके अनुमान से या सैंपल मेथड से, न्यादर्श से हम कुछ समंकों का अध्ययन करके और उसी से प्राप्त निष्कर्ष को संपूर्ण समंकों पर आरोपित कर देते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? अनुमानित सांख्यिकी। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए हमें 1000 छात्रों के लंबाई का अध्ययन करना है, तो हम पूरे 1000 छात्रों का अध्ययन ना करके हम 100 छात्रों की लंबाई का औसत निकाल लेते हैं और उन 100 छात्रों की लंबाई के आधार पर बाकी सारे छात्रों की लंबाई का निष्कर्ष निकाल लेते हैं, तो वह क्या कहलाएगी? अनुमानित सांख्यिकी। ठीक है, तो ये हो गई वर्णनात्मक सांख्यिकी और ये हो गई अनुमानित सांख्यिकी। अब हम सांख्यिकी के कार्यों का अध्ययन करने जा रहे हैं। बच्चों, सांख्यिकी के प्रमुख कार्य हैं तथ्यों या सूचनाओं का आंकड़ों के रूप में प्रस्तुतिकरण। जैसे कि हमने प्रारंभ में ही बताया था कि केवल हम सूचना देने से हमारा
जो भाव होता है वो पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो पाता, अर्थात वो बोधगम्य नहीं बन पाता जब तक हम उनके साथ आंकड़े ना दें। तो सांख्यिकी का मुख्य कार्य ही यही है कि हम तथ्यों या सूचनाओं को आंकड़ों के द्वारा प्रदर्शित करें। जैसे कि हमने कहा था निर्धनता बहुत गहन समस्या है, इसके बजाय अगर हम ये करें कि हमारे देश में 30 करोड़ लोग निर्धन हैं तो वो ज़्यादा बोधगम्य बात होगी। ठीक, इसके अलावा दूसरा कार्य है समंकों या आंकड़ों को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करना। जैसे मान लीजिए हम लोग 1000 बच्चों का अध्ययन कर रहे हैं किसी आयु से संबंधित, मान लीजिए एक इस विद्यालय में 1000 बच्चों की आयु से संबंधित हम अध्ययन कर रहे हैं और उनकी आयु मान लीजिए 12 से 18 वर्ष के बीच में है, तो हम उसको संक्षिप्त रूप में कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं? हम ऐसे कर सकते हैं कि हम कॉलम बना रहे 12 से 14, फिर 14 से 16, 16 से 18, इस प्रकार के कॉलम बना लें और उनको जो 12 से 14 वाले हैं उनको उनके आगे, 14 से 16 वालों को उनके आगे, 16 से 18 वालों को उनके आगे लिख दें। तो क्या होगा, इस प्रकार से आंकड़े क्या हो जाएंगे, संक्षिप्त हो जाएंगे और वो ज़्यादा बोधगम्य हो जाएंगे। ये सांख्यिकी ही कर सकती है। समंकों या आंकड़ों की तुलना करना, हम आंकड़ों की को इस प्रकार बनाते हैं कि वो तुलना करने योग्य हो जाएं, अर्थात हम तुलनात्मक आंकड़ों को एक साथ प्रदर्शित करते हैं। जैसे हम कृषि वर्षा के साथ कृषि उत्पादन की तुलना करते हैं, है ना, राष्ट्रीय आय और औद्योगिक उत्पादन की तुलना करेंगे। इस प्रकार से तुलनात्मक जो एक दूसरे से संबंधित होते हैं उन आंकड़ों को एक साथ प्रदर्शित करते हैं। आंकड़ों को विश्वसनीय उपयोगी बनाना, ये सारी परिचर्चा करने का उद्देश्य, ये सारे कार्य करने का उद्देश्य, ये सारे जो है प्रविधियों का प्रयोग करने का उद्देश्य क्या होता है, सांख्यिकी आंकड़ों को विश्वसनीय व उपयोगी बनाना। नीति निर्धारण में सहायता करना, ये सांख्यिकी का मुख्य कार्य क्या है, नीति निर्धारण में सहायता करना। सरकार चाहे राष्ट्रीय जनसंख्या नीति बनाए, चाहे आयात निर्यात नीति बनाए, चाहे कृषि नीति बनाए, चाहे औद्योगिक नीति बनाए, बिना आंकड़ों की सहायता से वो किसी भी प्रकार की नीति का निर्माण नहीं कर सकता है। ये हम आपको प्रारंभ में ही बता चुके हैं। पारस्परिक संबंधों का अध्ययन, और सांख्यिकी में पारस्परिक संबंधों का भी अध्ययन किया जाता है। सहसंबंध इत्यादि के आधार पर और केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के आधार पर हम इनके जो है पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। तत्पश्चात पूर्वानुमान तथा भविष्यवाणी में सहायक, आंतरगणन तथा बहिर्गणन के द्वारा हम वर्तमान तथ्यों के आधार पर भविष्य के लिए क्या अनुमान हो सकता है, हम उसका आकलन करते हैं। जैसे तमाम उत्पादक वर्तमान की मांग की स्थिति के आधार पर ही या पिछले 10 वर्षों की मांग की स्थिति के आधार पर ही या निष्कर्ष निकालते हैं कि आगामी वर्ष में उनकी वस्तु के उत्पादन की क्या मांग होगी। यह सांख्यिकी की आंतरगणन और बहिर्गणन प्रविधियों के द्वारा ही संभव होता है। फिर व्यक्ति के ज्ञान एवं अनुभव में वृद्धि करना, वास्तव में सांख्यिकी के अध्ययन से व्यक्ति के ज्ञान एवं अनुभव में वृद्धि होती है, क्योंकि वह ज़्यादा किसी भी चीज़ को गणितीय तरीके से समझकर उस चीज़ को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझने योग्य बना सकता है और स्वयं भी समझ पाता है। अब हम सांख्यिकी का महत्व देखने जा रहे हैं बच्चों। अर्थशास्त्र में सांख्यिकी, यद्यपि कि हम तब से नीचे प्रारंभ से ही अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का महत्व देखते आए हैं, पर अभी हम स्पष्ट रूप से अलग से समझा रहे हैं कि अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का क्या महत्व है। कि अर्थशास्त्र के विभिन्न भागों में, वो चाहे उपभोग से संबंधित सिद्धांत हों, चाहे उत्पादन से संबंधित सिद्धांत हों, चाहे वितरण से संबंधित सिद्धांत हों, विभिन्न सिद्धांतों में अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का बहुत महत्व है, क्योंकि इन सभी सिद्धांतों का जो प्रतिपादन किया गया वो आंकड़ों के सत्यापन के आधार पर ही इनका प्रतिपादन किया गया। सरकार के लिए सांख्यिकी का महत्व, अब हम सरकार के लिए सांख्यिकी का महत्व समझने जा रहे हैं। सरकार के लिए सांख्यिकी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना सरकार का मूल उद्देश्य होती जा रही है और अधिक से अधिक कार्य सरकार के बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे सांख्यिकी का महत्व, सांख्यिकी की उपयोगिता भी बढ़ती जा रही है। एक सांख्यिकी में एक बहुत कॉमन एक वाक्यांश प्रयोग होता है, जिसको कहते हैं कि ये जो सांख्यिकी होते हैं वो वास्तव में क्या होते हैं, सरकार या शासन के नेत्र होते हैं। क्या होते हैं, सरकार के या शासन के नेत्र। जैसे हम अपने नेत्रों की सहायता से देखते हैं, वैसे जो सरकार होता है वो समंकों या आंकड़ों की सहायता से ही जो है समस्या को देख पाता है। ठीक है।
फिर है अर्थव्यवस्था में सांख्यिकी का महत्व। अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के विकास को हम किसके माध्यम से जानते हैं? सांख्यिकी के माध्यम से जानते हैं। आप देखते होंगे कि जब भी वित्तीय वर्ष की समाप्ति होती है तो अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्र और सभी बैंक, सभी बीमा कंपनियां, वो सब क्या करती हैं? अपने अपने पूरे वर्ष का ब्यौरा इसमें प्रस्तुत करती हैं। फिर योजना निर्माण में सांख्यिकी का महत्व। योजना निर्माण में विभिन्न योजनाओं को बनाने में भी सांख्यिकी का बहुत महत्व है। सांख्यिकी की सीमाएं। अब हम सांख्यिकी की सीमाएं अध्ययन करने जा रहे हैं। सांख्यिकी विषय सामग्री बहुत विस्तृत है, फिर भी इनकी कुछ सीमाएं हैं। यह केवल संख्यात्मक तथ्यों का अध्ययन करती है, अर्थात सांख्यिकी में गुणों का अध्ययन नहीं होता, संख्याओं का अध्ययन होता है। किसका अध्ययन होता है? संख्याओं का अध्ययन होता है। केवल समूहों के अध्ययन को प्राथमिकता। सांख्यिकी में व्यक्ति विशेष से संबंधित आंकड़ों का अध्ययन नहीं होता, बल्कि किसका अध्ययन होता है? समूहों का अध्ययन होता है। सांख्यिकी विशेषज्ञों के ही अनुकूल है। क्यों? क्योंकि सांख्यिकी एक विज्ञान है और इसमें वैज्ञानिक प्रविधियों का प्रयोग होता है, और वैज्ञानिक प्रविधियों का प्रयोग सामान्य बुद्धि के व्यक्ति के बस की बात नहीं होती है। इसलिए सांख्यिकी क्या है? विशेषज्ञों के ही अनुकूल है। सांख्यिकी नियम दीर्घकाल तथा औसत रूप से सत्य हो सकते हैं, अल्पकाल में नहीं। सांख्यिकी जो नियम है वो दीर्घकाल में तथा औसत रूप से ही सत्य हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि सांख्यिकी जो है वो भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र की भांति पदार्थ विज्ञान नहीं है, वो अपितु वो क्या है? वह एक मानव विज्ञान है। उसका संबंध मानव से है, और मनुष्य पदार्थ विज्ञान की तरह भांति नहीं हो सकता। इसीलिए जो सांख्यिकी विज्ञान है वो के जो नियम है वो दीर्घकाल तथा औसत रूप से ही सत्य हो सकते हैं। सांख्यिकी समंकों में एक रूपता तथा सजातीयता का होना अनिवार्य है। सांख्यिकी समंक जब हम दें तो उनमें एक रूपता और सजातीयता का होना अनिवार्य है। जैसे हमने अभी एक उदाहरण पीछे दिया भी था कि अगर हम वर्षा की मात्रा और सीमेंट के उत्पादन का एक साथ हम आंकड़े देंगे तो इनमें ना तो एक रूपता है और ना सजातीयता है, तो इसलिए इनको एक साथ नहीं दिया जा सकता। इसलिए समंकों के लिए आवश्यक है कि वो एक रूप हों और सजातीय हों। फिर सांख्यिकी विधियां समस्याओं के समाधान का साधन मात्र। सांख्यिकी विधियां, देखो बेटा नीचे लिखा है सांख्यिकी विधियां समस्याओं के समाधान का साधन मात्र। तो जो सांख्यिकी विधियां हैं वो विधियां हैं जो समस्याओं का साधन है, अर्थात वे समस्याओं का समाधान नहीं करती, वो समस्याओं का समाधान करने के लिए आपको सुविधा देती हैं, आपको आंकड़े उपलब्ध कराती हैं कि समस्या इतनी विकट है या समस्या इस प्रकार की है। तो ये समस्याओं के समाधान का साधन मात्र है। जैसे कि इस समय जैसे कोरोना बहुत फैला हुआ है, तो कोरोना से संबंधित आपको आंकड़े प्रदर्शित करने का ये नहीं कि आपको डराना मकसद नहीं होता है। उसका मकसद होता है कि आप ये समझिए कि समस्या कितनी गंभीर है और आपको कितनी सावधानी बरतनी है। ठीक है ना? तो शायद अब आप अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सांख्यिकी विधियाँ हमारी समस्याओं का समाधान नहीं करती, वो केवल समस्याओं को जो है का साधन मात्र है, समस्याओं को बताने का साधन मात्र है। अब हम आते हैं सांख्यिकी विधियाँ सामान्य बुद्धि का स्थानापन्न नहीं। ये एक बड़ी रोचक कहानी आपकी पुस्तक में भी दी हुई है कि एक व्यक्ति था, उसके सदस्य थे, परिवार के में 4 सदस्य थे और उसे एक नदी पार करनी थी। अब उसे अपने परिवार के सदस्यों की औसत ऊंचाई का पता था और उस नदी की औसत गहराई का पता था। अब चूंकि उसने ये निष्कर्ष निकाला कि जो नदी की औसत गहराई है वह कम है और उसके परिवार के सदस्य, जिसमें वो था, उसकी पत्नी थी और उसके 2 बच्चे थे, उनकी जो औसत ऊंचाई थी वो उसकी औसत गहराई से अधिक थी। तो उन्होंने कहा हम आराम से नदी पार हो जाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। बच्चे नदी में डूब गए। तात्पर्य ये है कि जो सांख्यिकी है, जो सांख्यिकी का जो प्रयोग है, उसका जो प्रयोग करें तो किसके साथ करें? विवेकशीलता के साथ करें। विवेकशीलता के साथ ही सांख्यिकी का प्रयोग किया जा सकता है। ये कहानी थोड़ी रोचक है, इसलिए मैंने आपको सुनाई, जिससे आपको पता चले कि सांख्यिकी का ज्ञान के साथ साथ हमें विवेक को छोड़ना नहीं है। क्योंकि अर्थशास्त्र में क्या माना जाता है? अर्थशास्त्र में माना जाता है कि मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है। तो इस तरह बच्चों हमारे परिचय का पाठ ये पूरा हुआ हमारा। इसके 2 भाग थे, दोनों भाग पूरे हो चुके हैं और ये गृह कार्य है जिनको आप इसमें सही गलत बताने हैं कि इन वाक्यों में कौन सही है कौन गलत है। सांख्यिकी केवल मात्रात्मक आंकड़ों का अध्ययन करती है, सांख्यिकी आर्थिक समस्याओं का समाधान करती है। आंकड़ों के बिना अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का कोई उपयोग नहीं। मेरे ख्याल से आप सब लोग कर लोगे, समझाया गया आपसे। और सांख्यिकी कोई परिभाषा लिखिए, सांख्यिकी के 4 कार्य लिखिए, सांख्यिकी 2 सीमाएँ बताइए। तो बच्चों
आप जो आपको ये पढ़ाया गया है उससे संबंधित पाठ्य सामग्री आप दीक्षा मोबाइल एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। दीक्षा मोबाइल एप्लीकेशन आप गूगल प्ले स्टोर पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और ये जो आपको लेक्चर अभी दिया गया है वो आप उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विभाग के यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, वो आप सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगले अध्याय के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।